हेलो एवरीवन। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इस नए लेक्चर में आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की। मेरा नाम है शिवम पांडे और इस टॉपिक में एंट्री के पहले हम आज बात करते हैं सैम्पलर डिज़ाइन के कुछ न्यूमेरिकल्स की। विल सी अ फ्यू न्यूमेरिकल्स एंड देन वील मूव ऑन टू दिस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट. So let us begin now. Okay, so the numerical first here, the dimensions of a soil sampler are as given in the table. So soil sampler के बारे में हमने बात करी थी क्या कि ये सैंपल लेने के काम आता है। इसमें जो डिस्टर्बेंस होता है, डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस होना चाहिए, वो बहुत ही कम होना चाहिए। हमने इन सब के बारे में बात करी थी। अच्छा, इसमें आगे देखिएगा जो इनसाइड डायमीटर है, आउटसाइड डायमीटर है, वो दे रखा है किस किस चीज़ का। एक तो कटिंग एज का दे रखा है और एक सैम्पलिंग ट्यूब का दे रखा है। तो कटिंग एज का इनसाइड डायमीटर इज 80 mm, आउटसाइड डायमीटर ऑफ कटिंग एज इज 100 mm। सैम्पलिंग ट्यूब की बात करते हैं तो 86 है और 90 mm है। अच्छा, फॉर दिस सैम्पलर डिटरमिन द इनसाइड एंड आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो अलॉन्ग विद द एरिया रेशियो। तो हमें तीन चीज़ निकालनी है। पहला तो हमारा इनसाइड क्लियरेंस रेशियो CI, दूसरा C0 आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो और तीसरा AR। अच्छा, यदि मैं बात करूँ सॉइल सैम्पलर की तो इसमें जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, यहाँ पे आपका कटिंग एज है। ऑलराइट, आई एम राइटिंग इट एज CE देयर। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है, ये आपका सैम्पलिंग ट्यूब है। अच्छा, जब हम कटिंग एज की बात करते हैं तो जो इसके डायमीटर्स होते हैं, जो इनर डायमीटर है उसको हम D1 से डिनोट करते हैं और जो आउटर डायमीटर है उसको हम D2 से डिनोट करते हैं। जब मैं सैम्पलिंग ट्यूब की बात करूँगा तो मैं जो इसका इनर डायमीटर है, सैम्पलिंग ट्यूब का जो ये जो सैम्पलिंग ट्यूब है इसका जो इनर डायमीटर है आई डिनोटेड बाय D3 एंड जो आउटर डायमीटर है आई डिनोटेड बाय D4। ओके, सो यदि मैं लिखूं तो कटिंग एज को मैं लिख सकता हूं कि D1 इज इक्वल टू 80 mm, D2 इज इक्वल टू 100 mm और जब मैं सैम्पलिंग ट्यूब की बात करूंगा तो D3 इज इक्वल टू 86 एंड D4 इज इक्वल टू 90। अच्छा, तो आप इसमें खुद ही देख सकते हैं क्या कि पहले सबसे छोटा 1 होता है, देन उसके बाद 3 होता है, देन उसके बाद 4 है, देन उसके बाद 2 है। यदि मैं इसको सीक्वेंस में लगाना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डायमीटर ऑफ 1 इज लेस देन 3, लेस देन 4, लेस देन 2। तो सबसे बड़ा डायमीटर किसका है, D2 का है। ऑलराइट, सबसे छोटा कौन सा है, D1 है। ऑलराइट, तो हम इसमें अगर आगे बढ़ें और इनसाइड और आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो निकालना चाहें तो वी आर सिंपली पुटिंग इन द फॉर्मूलेज। ऑलराइट, जो हम CI की बात कर रहे हैं तो इनसाइड क्लियरेंस रेशियो मतलब क्या हुआ कि हम इनसाइड में जो सॉयल सैंपल अंदर जा रहा है, ऑलराइट, सॉयल सैंपल जो अंदर जा रहा है और जो सॉयल और जो सैंपल या जो सैम्पलर है उसके वॉल्स और सॉयल के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। यानी हम किसका यूज़ करेंगे, एक तो D1 यूज़ करेंगे और एक D3 का यूज़ करेंगे। सो CI कैन बी रिटन एज D3 माइनस D1 अपॉन D1 इंटू 100%। सो वी आर सिंपली पुटिंग इन द वैल्यूज़ हेयर। एक तो D1 की वैल्यू ये और D3 की वैल्यू 86। ऑलराइट, तो इट कम्स आउट टू बी 7.5%। ऑलराइट, अच्छा, यदि मैं C0 की बात करूँ या CO की बात करूँ आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो की, सो आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो ये किस को डिपेंड करेगा, ये जो आउटसाइड डायमीटर्स हैं दैट इज दिस D4 एंड दिस D2। तो यदि मैं बात करूं तो D2 माइनस D4 अपॉन D4 इंटू 100%। सो इट कम्स आउट टू बी, आपने D2 को यूज़ किया 100 mm और D4 को यूज़ किया दैट इज 90 mm। तो आपने यूज़ किया तो 100 माइनस 90 अपॉन 90 इंटू 100%। सो इट कम्स आउट टू बी 11.11%। अच्छा, यदि मैं एरिया रेशियो की बात करूं तो एरिया रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ कटिंग एज के ऊपर कि कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी होगी कटिंग की। ऑलराइट, सो इफ आई डिस्कस इट एज, सो दिट इज D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर। तो आपने इसमें D1 और D2 का इस्तेमाल किया है सिर्फ और सिर्फ, यानी इसी पोर्शन का आप यूज़ करोगे सिर्फ और सिर्फ कटिंग एज का, जो कि हमने फॉर्मूला पहले देख रखा है 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर अपॉन 80 स्क्वायर इंटू 100। सो इट कम्स आउट टू बी 56.25। अच्छा, यदि मैं IS कोड की बात करूँ तो जो CI की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो मैंने आपको बता रखा है कि 1 से लेके 3% के बीच में रिकमेंड करी गई है। जब C0 की वैल्यू होती है वो क्या रिकमेंड करी गई है, 0 से लेके 2% के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि CI की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आ रही है और सिमिलरली C0 की वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एफिशिएंसी इस सैम्पलर की, इस डायमेंशन ऑफ सैम्पलर की बहुत ही कम होगी। ऑलराइट, एरिया रेशियो भी आप देखिए यूजुअली 10 या 20% होता है, बट यहाँ पे 56.25 ये है एरिया रेशियो। सो दैट इज़ अ वेरी मच लार्जर वैल्यू। ओके, तो ये हमने तीनों चीज़ें निकाली यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे, डिटरमिन द एरिया रेशियोज। ऑलराइट, सिर्फ यहाँ पे एरिया रेशियो निकालना है फॉर द फॉलोइंग सॉइल सैम्पलर्स एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सैम्पल्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलर्स। ठीक है, तो तीन यहाँ पे सैम्पलर दे रखे हैं आपको, एक कोर कटर दे रखा है, एक स्प्लिट बैरल दे रखा है, एक सीमलेस ट्यूब या शेल्बी ट्यूब करके दे रखा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझिएगा क्या कि यदि मैं बात करता हूँ सिंपली
यदि मैं सैम्पलर की बात करूँ, ऑलराइट, तो सैम्पलर में एक थिक ट्यूब होता है और एक थिन ट्यूब होता है, ऑलराइट। तो जो थिन ट्यूब है ये शेल्बी ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, ऑलराइट। सो ये जो आप इसमें भी समझ सकते हैं, अभी देखिएगा सीमलेस ट्यूब बोला गया है इसको। अब मैं आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर को कंपेयर करता हूँ। कोर कटर में देखिएगा इट इज़ 165 mm आउटर डायमीटर एंड 150 mm इनर डायमीटर, ठीक है। सो इट्स अ वेरी लार्ज cylindrical container sort of. Then if you talk about split barrel में देखिएगा आउटर डायमीटर इज 51 mm एंड इनर डायमीटर इज 35 mm। तो आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर के बीच में अच्छा खासा गैप है, ऑलराइट। सो सीमलेस ट्यूब की बात करता हूँ, शेल्बी के द्वारा जो दिया गया था, जो बनाया गया था, और इसमें देखिएगा 51 mm इज द आउटर डायमीटर एंड 48 mm इज द इनर डायमीटर। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जो आउटसाइड डायमीटर है, ये सारे सैम्पलर क्या हैं, एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में है ना। तो और ये भी कहा गया है कि ऑब्वियस सी बात है ये आपका तो हॉलो होगा इनर पोर्शन, बट एक आउटर भी यहाँ पे शेप होगी, है ना, लाइक दिस। ऑब्वियस सी बात है जब यदि ये कटिंग एज है और ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, ऑलराइट, तो जो ये थिकनेस है ये जितनी कम होगी उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही सीमलेसली जाएगा, उतना ही एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस, जो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस है उतना ही कम हो जाएगा। सो सीमलेस ट्यूब का आप देखोगे तो 51 - 48 दैट इज़ वेरी मच लेस। जो थिकनेस है जो इस हॉलो ट्यूब की, दैट इज़ वेरी मच लेस, 3 mm की ही है। अच्छा, तो हमें इसमें क्या निकालना है, एरिया रेशियोज निकालने हैं। सो लेट अस बिगिन नाउ। d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर इंटू 100%। तो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ d2 और d1 की ही बात करी गई है, तो आपको यही सारी चीज़ें इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी दे रखी हैं, दे आर गिवन ओनली अबाउट द कटिंग एज, ऑलराइट। सो लेट अस सी वन बाय वन ईच ऑफ द कोर कटर, स्प्लिट बैरल एंड द शेल्बी ट्यूब। तो कोर कटर में देखते हैं तो आउटसाइड डायमीटर आपको जो भी दे रखा है 165 और 150। सो हमने यहाँ पे 165 और 150 का यूज़ किया है, ऑलराइट, और इट कम्स आउट टू बी 21%। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एरिया रेशियो की वैल्यू 20% आप ले लोगे, ऑलराइट, 20% अगर बहुत ही स्टिफ सॉइल है। यदि सॉफ्ट क्ले है तो आप उसमें 10% से ज़्यादा नहीं लेना चाहोगे, ठीक है। सो 20% और 10%। सो वैल्यू स्लाइटली, दिस 21 इज स्लाइटली मोर देन 20%, तो रीजनेबली गुड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स कैन बी ऑब्टेन, ऑलराइट। और मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन कर रखा है कि हम अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ही यूजुअली चाहते हैं। अच्छा, यदि मैं बात करूँ स्प्लिट बैरल की, ऑलराइट, इफ आई टॉक अबाउट स्प्लिट बैरल, तो यहाँ पे समझिएगा दिस एरिया रेशियो इज इक्वल टू 51 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर अपॉन 35 स्क्वायर। तो इसमें आउटसाइड डायमीटर 51 दे रखा है, 51 mm, और इनसाइड डायमीटर कितना दे रखा है, 35 mm। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 112.33%। सो इट इज़ वेरी मच लार्जर। हमारे पास यूजुअल रिकमेंडेड वैल्यू कितनी है, 10% या 20%, बहुत जाएगा तो 20% तक, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, इट इज़ 112.35 और 33। सो यहाँ पे तो डिस्टर्ब सैंपल ही मिलेगा। तो इट मे बी ऑफ यूज़, इट मे नॉट बी ऑफ यूज़, एज वी कैन, if you can like find out that it is a representative sample और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ सीमलेस ट्यूब की, तो मैंने आपके इससे थोड़ा डिस्कशन किया अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे जो डायमीटर दे रखे हैं वो आउटसाइड डायमीटर 51 का दे रखा है और इनसाइड डायमीटर 48 का दे रखा है। सो व्हेन यू फाइंड आउट द एरिया रेशियो इट कम्स आउट टू बी 12.9%। तो सैंपल तो यूजुअली अनडिस्टर्ब्ड ही आपको मिलेगा, बट अगर आपको सॉफ्ट क्ले है, उसमें आपको टेस्टिंग करनी है, उसमें आपको सैंपल लेना है, तो वहाँ पे एरिया रेशियो की वैल्यू 10% से भी कम होनी चाहिए, ऑलराइट। सो देखा जाएगा तो आप एक काम भर का इसमें निकल जाएगा, बट आपको एकदम ट्रूली अनडिस्टर्ब चाहिए और सॉफ्ट क्लेस के लिए चाहिए, सो यू विल बी नीडिंग अ सैम्पलर विद द एरिया रेशियो लेस देन 10% फॉर सॉफ्ट क्लेस, ओके। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड की बात कर रखी है, टेस्ट पिट या ओपन पिट मेथड। सेमी डायरेक्ट मेथड की भी हमने बात कर रखी है बोरिंग में, जहाँ पे हमने 4 प्रकार की बोरिंग पढ़ी थी, है ना, जिसमें हमने ऑगर बोरिंग पढ़ी थी, रोटरी बोरिंग पढ़ी थी, परकशन बोरिंग पढ़ी थी, एंड सो ऑन। देन हम इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्ट में देखो सीपीटी की हम बात कर रहे होंगे, और एसपीटी, सीपीटी एंड डीसीपीटी क्या क्या है, इसको आज की क्लास में और उसके आगे आने एक दो क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ जियोफिजिकल मेथड्स की, तो यहाँ पे सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड है एक, जो कि स्लाइटली मोर रिलायबल देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड, ऑलराइट। सो वी विल बी सीइंग दीज 2 मेथड्स ऑल्सो इन द कंसिक्वेंट लेक्चर्स। So let us begin with the 3 penetrometer tests, alright। penetration की बात करी गई है, alright, penetration into the soil। अच्छा, यहाँ पे 3 टेस्ट की मैं बात करूँगा। पहला है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, दैट इज SPT। दूसरा है डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, दैट इज DCPT। तीसरा है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, दैट इज CPT।
अच्छा, यदि मैं आपको यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे इस वाले में एसपीटी में और डीसीपीटी में हैमर का यूज़ हुआ है। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग। तीसरी चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है यहाँ पे सच हैमर का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा अलग है। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा, जो एसपीटी है उसको हमें कैरी आउट करने के लिए वी रिक्वायर अ बोरहोल, बट जो डीसीपीटी है और सीपीटी है इसके लिए बोरहोल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी आपके समझने के लिए। देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड, देन वी विल सी हाउ द बोरहोल मेकिंग और नॉट मेकिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, ऑल द थ्री टेस्ट मेजर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल स्ट्रेटा टू पेनिट्रेशन बाय अ पेनिट्रोमीटर। ओके, सो कितना रेजिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक हियर, SPT, standard penetration test. It is the most extensively used penetrometer test. It is an in situ testing method. In situ testing method में आपका CPT भी आएगा, DCPT भी आएगा, इवन वेन शेयर टेस्ट भी आएगा, है ना, प्लेट लोड टेस्ट भी आएंगे। वेन शेयर टेस्ट हमने पहले भी पढ़ रखा है जियो टेक्निकल में। ऑलराइट, सो वाई इट इज़ मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड? ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो और साथ ही में इकोनॉमिकल हो, ऑलराइट, साथ ही में इकोनॉमिकल हो, सो वी विल बी प्रेफरिंग दैट मेथड मोर ऑफन। अच्छा, only test that provides representative soil samples for both of two purposes. First is the visual inspection in the field, all right, and for natural moisture content and the classification test in the laboratory. तो आपके फील्ड के लिए भी इस्तेमाल में आएगा और लैबोरेटरी में जो टेस्ट हो रहे हैं उसके लिए भी इस्तेमाल में ये चीज़ आएगी। अच्छा, द टेस्ट स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग इज गिवन बाय IS 2131। ऑलराइट, सो जो इसमें प्रोसीजर जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, तो ये सारी चीज़ें किस पे से ली गई हैं? IS 2131 1981। सो लेट अस मूव नाउ। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन में किस चीज़ के लिए सूटेबल है, पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस चीज़ को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। सो लेट अस सी हियर, इट इज़ सूटेबल फॉर मीडियम टू डेंस सैंड। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट हियर। अच्छा, क्ले में दिक्कत क्या आती है? क्ले में यदि हम डायनेमिक लोडिंग करते हैं तो रिमोल्डिंग में आकर एंड एक्सेस पोर वाटर प्रेशर में गेट डेवलप्ड। अच्छा, डायनेमिक लोडिंग और स्टैटिक लोडिंग में समझिएगा, यदि मैं बात कर रहा हूँ कि SPT है और मैं कहता हूँ DCPT है, तो यहाँ पे समझिएगा इट इज़ व्हाट, DCPT इज़ व्हाट, डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। डायनेमिक है मतलब कि चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? जो लोड एप्लीकेशन का तरीका है, ऑलराइट, लोड एप्लीकेशन का तरीका है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, लोड जब हम अप्लाई करते हैं तो दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक स्टैटिक तरीके से, एक डायनेमिक तरीके से। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ डायनेमिक तरीका, डायनेमिक तरीका तो क्या हुआ, जैसे यदि मैंने हैमर लिया और मैंने बार बार लाइक ये मूव किया, देन अगेन फिर से पुश किया, देन अगेन पुश किया, है ना, तो बार बार मैं पुश कर रहा हूँ। सो दैट इज़ अ डायनेमिक एक्शन, आई एम चेंजिंग द एक्शन एवरी टाइम। ठीक, सो दैट इज़ अ डायनेमिक एक्शन। यदि मैं क्या करूँ, एक कांस्टेंट रेट से यदि मैं पुश करूँ, लेट से आई मेक अ कांस्टेंट लाइन, है ना, एक मैं कांस्टेंट रेट से यदि मैं लाइन बनाऊँ कि 1 mm पर सेकेंड की रेट से यदि मैं लेट से लाइन बना रहा हूँ, है ना, सो दैट इज़ अबाउट स्टैटिक वे, है ना, एक कांस्टेंट तरीके से वो चीज़ चल रही है। एक्शन इज स्टैटिक हेयर। डायनेमिक में समझ में आया आपको, ऐसे ही स्टैटिक होता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जब आप डायनेमिक लोडिंग कर रहे हो, यानी बार बार सॉइल पे प्रहार कर रहे हो, वो भी डायनेमिक एक्शन से, स्टैटिक एक्शन से नहीं, डायनेमिक एक्शन से। ऑलराइट, डायनेमिक से समझना कि आपने हैमर का यूज़ करा है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, रिमोल्डिंग में आकर इन क्लेज, ऑलराइट, एंड ऑल्सो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर में गेट डेवलप्ड। जब पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा तो क्या होगा, सॉइल यदि आपने कुछ लोड लगाया, लेट्स से दिस इज अ सॉइल, और आपने ऊपर से हैमर की लोडिंग बार बार करी, देन व्हाट हैपेंस देयर कि जो एक्सेस जो पानी जो सॉइल में नीचे पानी भरा हुआ है वो क्या करेगा, वो भी रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, और ऊपर से कुछ लोड लगाया, पानी ने भी क्या किया, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट किया, और इट विल बी ट्राइंग टू रेजिस्ट दिस हैमर इम्पैक्ट। ठीक है, सो इसलिए भी सही रीडिंग नहीं मिल पाती है कई बार, इसलिए हम क्ले में यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, यदि मैं बात करूं लूज सैचुरेटेड सैंड की, तो वहाँ पे लिक्विफैक्शन की दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये किस चीज़ को निकालने के लिए यूज़ होता है, तो सबसे पहला देखिएगा रिलेटिव डेंसिटी है, देन वी टॉक अबाउट एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, देन वी टॉक अबाउट अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देन देयर इज पाइल लोड कैपेसिटी, देन अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ऑन बेसिस ऑफ द सेटलमेंट क्राइटेरिया। अच्छा, इन सब के बारे में लाइक पाइल लोड कैपेसिटी हुआ और बियरिंग प्रेशर हुआ बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया, इन सब के बारे में हम आगे जब दूसरी यूनिट हम मूव करेंगे मॉड्यूल 2 में, देन वी विल बी रीडिंग अबाउट दैट टॉपिक। अच्छा,
यदि मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की, तो टेस्ट तो किया जाएगा बट हमें उसमें से कुछ सॉइल का सैंपल ऑब्टेन करना होगा। अच्छा, सॉइल के सैंपल को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक सैम्पलर की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, तो इसमें जो सैम्पलर जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज व्हाट, स्प्लिट स्पून सैम्पलर। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ड्राइविंग शू, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्लिट बैरल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विच इज लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अ कम्पलिंग। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे समझना, ड्राइविंग शू मतलब क्या हुआ, एक तरीके से जो कट करने की कोशिश कर रहा है, कटिंग एज, है ना, बिकॉज इट विल बी ड्राइविंग इनटू द सॉयल टू पेनिट्रेट इट। अच्छा, यहाँ पे समझना, देखो ये जो राइफल बन रखी है, इस राइफल में जो आगे का जो ये पोर्शन रहता है ना, ये दिस वन, है ना, दिस वन इज व्हाट, दिस इज द बैरल। यदि आप समझ नहीं पाओ वैसे तो दिस इज द बैरल। इफ यू सी इट इन लाइक from the front view, if you see the front view, it will be what, nothing but the simple circle which you will be seeing, and if I produce it backwards, it is nothing but what, a cylinder type of thing. अच्छा, तो ये जो स्प्लिट स्पून सैम्पलर होता है, जैसा नाम है वैसा ही काम है, देखो इसका स्प्लिट स्पून। ऑलराइट, सो दिस इज द बैरल, जिसका आधा पोर्शन ये है, ठीक, और सिलेंडर को जैसे हमने बीच से काट दिया है, यदि मैं सिलेंडर लूँ और मैं इसको बीच से काट दूँ, ठीक, तो दिस इज द वन हाफ और दिस इज द अदर हाफ। ओके, सो दिस इज, इफ आई कट द बैरल फ्रॉम दिस पोर्शन, है ना, यदि मैं बीच से इसको काट देता हूँ, बीच से इसको मैं काट दूँ यहाँ से, सो व्हाट हैपेंस देयर, तो ये जो है 2 हाफ में स्प्लिट कर जाएगा। अच्छा, यही चीज़ होती है। अब इसमें एक कपलिंग के लिए जोड़ रखा है कि यहाँ से और नीचे वाले पोर्शन से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, जो भी सॉयल सैंपल होगी वो इसमें और इसमें कलेक्ट होके आ जाएगी। ओके, देन विल बी सिंपली, हम पहले इसको जब सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कराएंगे, देन व्हाट विल हैपन, इसको हम बंद करेंगे, देन उसके बाद वी विल बी पुशिंग इट इनटू द सॉइल, देन जो भी एक्शन से सॉइल इसमें कलेक्ट होगी, ऑलराइट, जो भी एक्शन से सॉइल इसमें कलेक्ट होगी, then we will be taking it out, and then after that we will be simply removing this coupling mechanism. Then we will remove the coupling mechanism, we will separate the 2 parts, and then we will collect the soil sample which has been obtained in these 2 parts there. Okay, so यदि मैं बात करूँ कि SPT परफॉर्म कैसे होता है, तो आप समझिएगा कि लेट से यहाँ पे 1 मीटर का गहरा आपने बोरहोल यहाँ पे डिग किया। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 मीटर एक सिंपली स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, कोई भी आप कोई भी वैल्यू देख सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी डेप्थ यहाँ पे ली जा सकती है, जो भी रिक्वायर्ड डेप्थ पे आप चेक करना चाहते हो वो आपकी वैल्यू यहाँ पे होगी। ठीक है, सो इफ इट इज़ द ग्राउंड लेवल हेयर, है ना, ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से नीचे, ऑलराइट, एक बोरहोल डिग किया गया। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है क्या, SPT की, इट शुड हैव अ बोरहोल। बट जब हम DCPT और CPT की बात करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बोरहोल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि इस बोरहोल के लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक इक्वल एंगल्स पे देखा जाए तो, या फिर एक हमने ट्राइपॉड इस्टेब्लिश किया है, ऑलराइट, जब हम ट्राइपॉड इस्टेब्लिश करते हैं तो यहाँ पे सेंटर में पुली का अरेंजमेंट रहता है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा इसमें, तीसरी चीज़ क्या, हमें एक हैमर चाहिए होगा और जो कि एक डायनेमिक एक्शन होगा। यदि मैं डायनेमिक एक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब समझिएगा क्या कि बार बार इसको पुश किया जा रहा है, फिर बाद में उसको रेज कर रहा हूँ और फिर से उसको मैं फॉल करा रहा हूँ। ठीक, तो मैंने पहले ये हैमर मैंने नीचे गिराया, देन मैंने क्या किया, इसको फिर से मैंने उसको ऊपर उठाया, ऑलराइट, फिर से मैंने इस हैमर को ऊपर उठाया, देन अगेन इसको फ्री फॉल हाइट दी, तो उतने हैमर का इम्पैक्ट काउंट होगा। अच्छा, ये गाइड रॉड है, बिकॉज इसी पे जो है हैमर का मूवमेंट देखा जाएगा। लास्ट में नीचे क्या होता है, सैम्पलर लगा होता है, जो कि स्प्लिट स्पून सैम्पलर इसमें यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज द सैम्पलर विच इज देयर। So we take this entire setup and then we place it in this here, in this pulley here. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि पर्सन इज शोन हेयर, एंड यहाँ पे देखो ये पुली का एक्शन है ना, ये पुली है और ये जो है यहाँ पे केबल है। सो दिस विल बी ड्राइविंग द हैमर जैसे ऐसे नीचे जाएगा, यहाँ तक हिट करेगा एनविल तक, और फिर वापस इसको लिया जाएगा, एंड देन अगेन इट विल बी हिटेड, एंड देन द प्रोसेस विल बी रिपीटेड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है क्या, कि यहाँ पे हम 150 mm, 150 mm और 150 mm की हम 3 यहाँ मार्किंग्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, सो जैसे ही 150 mm पेनिट्रेशन हो जाता है, हमें पता चल जाएगा कि ये इतना जो है पेनिट्रेट कर गया है। फिर हम थोड़ा सा और नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई करेंगे, हैमर से और ज़्यादा ऊपर से इम्पैक्ट डालेंगे, तो क्या होगा, कुछ पोर्शन और भी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, ग्राउंड लेवल के नीचे जा चुका होगा। यदि मैं थोड़ा सा और इम्पैक्ट करता हूँ तो क्या होगा, थोड़ा सा और पोर्शन भी क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ही क्यों लिया गया है, 15 सेंटीमीटर बोले तो 150 mm ही क्यों लिया गया है, उसके बारे में हम
बात कर रहे होंगे, ठीक है। और ये सेंट्रिक गाइड क्यों लगाया गया है? ऑब्वियस सी बात है, ये ड्रिल रॉड इधर उधर मूव ना कर जाए और एक ही जगह पे इम्पैक्ट दे, इसीलिए हमने इसको सेंट्रिक गाइड को यहाँ पे लगा रखा है। सो नाउ दीज पिक्चर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस रेफरेंस हेयर, ऑलराइट। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू हाउ दिस टेस्ट इज कंडक्टेड, ऑलराइट। आपको मैंने मेथड बता दिया है, अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बोर होल इज एडवांस्ड टू रिक्वायर्ड डेप्थ, जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है उस कंडीशन के हिसाब से, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से, एंड देन द बॉटम इज क्लीन। नाउ द स्प्लिट स्पून सैम्पलर इज लोअर्ड इनटू द बोर होल एंड रेस्टेड एट द बॉटम, ऑलराइट। पहले दो स्टेप्स बहुत ही आसान है यहाँ पे। देन वी टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप, द सैम्पलर इज ड्रिवन इनटू द सॉइल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 450 mm बाय ब्लोज ऑफ अ ड्रॉप हैमर, ठीक। हमने कितनी बात करी है कि हम 450 mm का ड्रॉप नोट करेंगे। अच्छा, ये 450 mm कैसे कैसे होगा, अब हम उसकी बात करते हैं। हैमर का वेट जो है वो 63.5 kg दे रखा है। जब बोला गया है ड्रॉप, ऑलराइट, ड्रॉप हैमर मतलब कि क्या होगा, वो कुछ फ्री फॉल हाइट से ड्रॉप किया जाएगा। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ ड्रॉप की, सो इट कम्स आउट टू बी फ्री फॉल हाइट इज व्हाट 750 mm। अच्छा, तो यहाँ पे समझिएगा कि ये जो हैमर है और जो ये एनविल है, इसके बीच में कितनी दूरी है, दैट इज व्हाट 75 सेंटीमीटर, या फिर मैं कह सकता हूँ क्या 750 mm, ऑलराइट। नाउ द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट एवरी 150 mm इज रिकॉर्डेड। तो आपने पहले पेनिट्रेशन स्टार्ट किया, ऑलराइट, आपने पेनिट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट किया और लेट से आपको 10 बार ब्लो, 10 बार हैमर को अप डाउन करना पड़ा, जिसके कारण ये जो ड्रिल रॉड है, ये रॉड है, ये कितना मूव कर गई 150 mm ग्राउंड में पेनिट्रेट कर गई, है ना। सो लेट से 10 ब्लोज थे। सिमिलरली जब फिर से आप ब्लोज ऑब्टेन करना चाहोगे तो क्या होगा, कुछ 150 mm फिर से पेनिट्रेशन होगा, फिर उसके बाद फिर से 150 mm का पेनिट्रेशन होगा। तो कितने नंबर ऑफ ब्लोज हैं, बस आपको वही चीज़ काउंट करनी है, ऑलराइट। सो द नंबर ऑफ ब्लोज फॉर द फर्स्ट 150 mm, तो देखो यहाँ पे मैंने बात करी है 450 mm की। 450 को यदि मैं 3 भागों में विभाजित कर दूँ तो पहला होगा 150 mm, अगला भी 150 एंड देन तीसरा भी 150 mm, ऑलराइट, दीज ऑल आर इन mm। अच्छा, तो जो पहले जो 150 mm का जो हम पेनिट्रेशन करते हैं, दैट इज यूजुअली डिसरिगार्डेड, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एंड इट इज कॉल्ड एज सीटिंग ड्राइव, ऑलराइट, बिकॉज why it is disregarded, due to disturbance which is likely to exist at the bottom of the drill hole। अच्छा, यदि मैं आगे बात करूं, जो उसके बाद हमारे 450 में देखिए, पहले तो आपके जो 150 mm के लिए जो नंबर ऑफ ब्लोज आए थे, लेट से कितने भी आए हों, 10-15 जितने भी आए हों, देन आपने उसको क्या किया, डिसरिगार्ड कर दिया। जो नेक्स्ट 150 mm है और उसके बाद जो नेक्स्ट 150 mm है, जितने भी नंबर ऑफ ब्लोज इसमें लगे, लेट से x एंड लेट से y, ऑलराइट, इसके नंबर ऑफ ब्लोज को आप काउंट कर रहे होगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लोज फॉर द लास्ट 300 mm, कौन कौन से, सेकेंड वाला 150 और थर्ड वाला 150, ऑलराइट, ऑफ पेनिट्रेशन इज एडेड एंड रिकॉर्डेड। एडेड मतलब क्या, कि जो x नंबर ऑफ ब्लोज लगे जो दूसरा 150 mm पेनिट्रेट करने के लिए, और जो y नंबर ऑफ ब्लोज लगे तीसरा 150 mm पेनिट्रेट करने के लिए, एंड इट इज रिकॉर्डेड एज द n वैल्यू, ऑलराइट, एट दैट पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ द बोर होल। नाउ द सैम्पलर इज विथड्रॉन एंड डिटैच्ड फ्रॉम द ड्रिल रॉड्स। द सॉइल सैंपल इज कलेक्टेड इनसाइड द split barrel, is carefully collected so as to preserve the natural moisture content and performing the lab test। और वैसी बात है, जब लास्ट में आपने सैम्पलर विड्रॉ किया है, आप उस सैम्पल, जैसे मैंने आपको स्प्लिट स्पून सैम्पलर की जो वर्किंग बताई थी, उस समय मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि हम सॉइल सैम्पलर को निकालते हैं, देन उसके बाद उसकी कपलिंग ओपन करके वी विल बी सिंपली सेपरेटिंग द 2 हाफ्स एंड देन उसके बाद हम सॉइल सैम्पल को कलेक्ट कर लेते हैं और उस सॉइल सैम्पल को लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इस चीज़ को समझिएगा। द बोरिंग लॉग शोज द रिफ्यूजल एंड टेस्ट इज हॉल्टेड इफ। अच्छा, बोरिंग लॉग की यदि मैं बात करूँ तो बोरिंग लॉग अभी हम बाद में बात करेंगे, बट ये समझ लो कि एक तरीके से डेटाबेस है, ये एक तरीके से डेटाबेस है। किसका डेटाबेस है, बोरिंग होल का डेटाबेस है, ऑलराइट। सो यहाँ पे समझिएगा 50 ब्लोज आर रिक्वायर्ड फॉर एनी 150 mm पेनिट्रेशन। यदि 50 से ज़्यादा ब्लोज लग रहे हैं, लेट से पहली बार आपने पेनिट्रेट करने के लिए आपने हैमर ड्रॉप किया और 150 mm के लिए आपको 50 से ज़्यादा आपको पेनिट्रेशन 50 नंबर ऑफ ब्लो से ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब क्या हुआ, यदि आपको लेट से दिस इज द ग्राउंड, है ना, और आपने यहाँ पेनिट्रेशन स्टार्ट किया, नंबर ऑफ ब्लोज लेट से 52 आ रहे हैं, मतलब क्या होगा कि ये पेनिट्रेट तो करना चाह रहा है बट द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। इफ रेजिस्टेंस इज वेरी हाई
सो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द सॉयल सैंपल नाउ, इसलिए हम इसको डिसरिगार्ड कर देते हैं। दूसरा समझिएगा, 100 ब्लोज आर रिक्वायर्ड फॉर 300 mm पेनिट्रेशन। तो एक तरीके से वही बात हो गई जो हमने पहले का है, उसी का एक्सटेंशन है ये दूसरा वाला। ऑलराइट, अच्छा 10 सक्सेसिव ब्लोज प्रोड्यूस नो एडवांस। ठीक, यदि आपने 10 ब्लोज लगाए, ग्राउंड लेवल ये आपका फिर से वही है, और आपने फिर से क्या किया, लेट से 12 ब्लोज आपने लगाए, और क्या हुआ कि उस 12 ब्लोज में कोई भी 1 mm का भी पेनिट्रेशन नहीं हो पाया। यदि ऐसा होता है तो दैट टेस्ट विल बी डिसरिगार्डेड। ठीक, हम उस टेस्ट को वहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमें कुछ एन वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, एन वैल्यू यदि हमें मिल जाती है तो हम उसमें कुछ करेक्शंस लगाएंगे। क्या करेक्शंस लगाएंगे, अब हम उसके बारे में बात यहाँ पे करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे करेक्शन देखिएगा, पहला है ओवरबर्डन करेक्शन और दूसरा है डायलेटेंसी करेक्शन। अच्छा, ओवरबर्डन करेक्शन में हम बात करते हैं, इफ़ 2 ग्रैनुलर सॉइल्स हैविंग और लेट्स से पोजेसिंग सेम रिलेटिव डेंसिटी बट डिफरेंट कन्फाइनिंग प्रेशर्स। ठीक, कन्फाइनिंग प्रेशर अलग अलग है, जो चारों तरफ से जो सराउंडिंग वाला जो प्रेशर है दैट इज डिफरेंट। इफ दे आर टेस्टेड, द वन विद अ हायर कन्फाइनिंग प्रेशर हैज़ अ हायर एन वैल्यू। ठीक, यानी कि यदि मैं ऐसी सॉइल की बात करूं जिनकी लेट्स से सॉइल 1 है, ओके, और सॉइल 2 है, ऑलराइट, इसकी और इसकी रिलेटिव डेंसिटी तो सेम है, ऑलराइट, रिलेटिव डेंसिटी इज सेम, बट मैं क्या कहता हूँ कि सॉइल 2 की जो कन्फाइनिंग प्रेशर है, ऑलराइट, दैट इज एक्स, और सॉइल वाई का सॉइल 2 का वाई है, और मैंने ये बोला कि कन्फाइनिंग प्रेशर एक्स इज लेस देन वाई, तो जिसका भी कन्फाइनिंग प्रेशर ज़्यादा है जो कि यहाँ पे वाई का है, तो इस S2 का इट विल बी गिविंग अ हायर एन वैल्यू। ऑलराइट, यदि मैं बात करता हूँ S1 की, तो वहाँ पे जो पेनिट्रेशन वैल्यू आई होगी वो थोड़ी सी कम आई होगी, बट जब मैं सॉइल 2 की बात करता हूँ तो वहाँ पे जो पेनिट्रेशन वैल्यू आई होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा आई होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, यदि पेनिट्रेशन वैल्यू ज़्यादा आई मतलब क्या हुआ, सॉइल बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है, सॉइल बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है। ऑलराइट, यदि एन वैल्यू कम आती है, उस समय आप क्या समझ सकते हैं कि द सॉइल इज स्लाइटली सॉफ्ट। ऑलराइट, अच्छा, as we know that the confining pressure which is directly proportional to the overburden pressure की हमने बात कर रखी है पहले ही जब हमने जो टेक्निकल में इफेक्टिव स्ट्रेसेस की बात करी थी। so as we know that confining pressure increases with the depth, so n values at shallow depths are underestimated and n values at larger depths are overestimated। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे, अभी हम जब कर्व देखेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो IS कोड है उसने ये कर्व आपको स्पेसिफाई कर रखा है, ये कर्व आपको दे रखा है। टू अलाउ फॉर दिस, एन वैल्यूज रिकॉर्डेड फ्रॉम द फील्ड टेस्ट एट डिफरेंट इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर्स आर करेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। यदि मैं ऐसी आसान भाषा में कहूँ तो क्या किया गया है, एक सिंपल करेक्शन लगाया गया है। करेक्शन कैसे लगाया गया है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ एन वैल्यू मिल गई। अच्छा, एन वैल्यू में जब आप सबसे पहला करेक्शन लगाओगे, सबसे पहला करेक्शन मतलब ओवरबर्डन करेक्शन, ओवरबर्डन प्रेशर का करेक्शन, तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी N1। ठीक, तो हम इस N1 को निकालना चाहते हैं, तो इस N1 को निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन एज Cn इंटू N। जो भी N की वैल्यू पहले आपने निकाली है फील्ड में वो होगी N, और आपने जो भी करेक्शन फैक्टर लगाया है दैट इज Cn। ठीक, तो Cn यहाँ पे क्या है, करेक्शन फैक्टर फॉर द ओवरबर्डन प्रेशर। और ये जो Cn की वैल्यू है ये कहाँ से मिलती है आपको, ये मिलती है इस कर्व से, जो कि ये कर्व प्लॉट किया गया है किसके बीच में, एक तो करेक्शन फैक्टर है और एक दूसरा क्या है, इफेक्टिव वर्टिकल ओवरबर्डन प्रेशर, कितना प्रेशर लग रहा है। ऑलराइट, सो लेट अस सी हियर, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे कि यदि करेक्शन फैक्टर हमने यहाँ पे रख रखा है और ओवरबर्डन प्रेशर यहाँ पे रखा है जो कि टन पर मीटर स्क्वायर में है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 0 है, देन 10 है, देन 20 है, देन 30 है, 40 है एंड 50 है। ऑलराइट, सो ये लेट से अगर मैं एक वैल्यू को बात करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, लेट से करेक्शन फैक्टर 0.4 है, देन यहाँ पे 0.6 होगा, यहाँ पे 0.8 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। अच्छा, 1 के करस्पॉन्डिंग आप देखिए जरा, ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ये यहाँ पे मीट कर रहा है। तो थोड़ा सा एक छोटा सा एनालिसिस करूँगा, देन आई विल बी एंडिंग दिस क्लास। यहाँ पे समझिएगा, यदि करेक्शन फैक्टर Cn की वैल्यू 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही है, जो ओवरबर्डन प्रेशर की वैल्यू है दैट इज 10 टन पर मीटर स्क्वायर। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, जो Cn की वैल्यू है दैट इज वॉट 1। अच्छा, यदि मैं 10 टन पर मीटर स्क्वायर को लिखना चाहूँ तो क्या होगा, ये 10,000 kgs ऑलराइट पर मीटर स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक, अच्छा, यदि मैं इसको न्यूटन में बदलना चाहूँ और मैं अगर 10 वैल्यू लूँ, 9.81 ना लूँ, तो कितना हो जाएगा,
10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि मैं इसको किलो न्यूटन में बदलना चाहूँ तो क्या होगा, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, सो मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यदि ये 10 टन पर मीटर स्क्वायर है तो मैं इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ऑलराइट, सो 1 मीटर पे 1 मीटर के एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, मैंने इसको इसलिए आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई किया है ये, बिकॉज यूजुअली जो हमने स्ट्रेसेस की बात करी है वो हमने इसी टर्म में बात करी है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 100 किलो न्यूटन का। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन द फर्दर क्लास। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।